हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना की। कल अगर आपने भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल सर का बयान सुना है, तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि सिर्फ हम ही परेशान नहीं हैं भारतीय वायुसेना को लेकर के, बल्कि भारतीय वायुसेना खुद भी HAL या दूसरे जो डिफेंस PSU हैं, इनके रवैये से बहुत खुश नहीं है। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल ने, अगर हम संक्षिप्त रूप में बात करें, तो स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने कहा कि जो मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज चल रहे हैं, उसको देख करके हम लोग एक बात तो समझ चुके हैं कि हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करे बिना ताकत को प्राप्त नहीं कर सकते। हम दूसरे के भरोसे बैठ करके अपनी ताकत नहीं बढ़ा सकते। और उन्होंने एक चीज काफी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि पॉलिटिक्स में या जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज में कोई किसी का परमानेंट एनिमी नहीं होता, कोई किसी का परमानेंट मित्र नहीं होता। सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, जिसको पूरा करने के लिए वो अलायंस बनाते हैं। और इसीलिए भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि हम अपने स्टैंड को इतना स्ट्रांग करें कि अपनी रिक्वायरमेंट को हम स्वदेशी तौर पर ही पूरी कर सकें। हमें किसी के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी ना रखनी पड़े, क्योंकि उनका ये काफ़ी उन्होंने बोल्ड स्टेटमेंट दी। आमतौर पे ये होता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया कि अगर मान लीजिए हम किसी के साथ गहरी मित्रता रखते हैं और हम उस पर डिपेंडेंसी दिखाते हैं, और कल को हमारे अलायंस उसके साथ उतने अच्छे नहीं रहते हैं, तो हो सकता है कि वो इस कार्य में बाधा भी डाले, और ऐसे में हमारी कैपेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए फ्यूचर के जो प्रोक्योरमेंट होंगे, उनमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्राथमिकता दी जाएगी। जो रक्षा उपकरण बनाए जाएंगे भारतीय वायुसेना के लिए, वो स्वदेशी तौर पर भारत में ही बनाए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने डिफेंस PSU को चेतावनी देते हुए ये कहा कि इस समय हमारे कुछ प्रोजेक्ट को ग्रांटेड लिया गया है। तो वो चेता रहे थे इस चीज़ को कि डिफेंस PSU इंडियन एयरफोर्स की किसी कमिटमेंट को ग्रांटेड ना लें, क्योंकि इसके जो परिणाम है उनको भुगतने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, भारतीय वायुसेना का गुस्सा होना यहाँ पर पूरी तरीके से जायज है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तेजस मार्क 1A का, तो उसमें डिलीवरी की टाइमलाइन अलग रखी गई थी, और जो एक्चुअल डिलीवरी है ये प्रभावित हुई है। और इससे निसंदेह भारतीय वायुसेना की जो कैपेबिलिटी है ये प्रभावित हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी MiG-21 रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हैं, जो कि इस वर्ष के अंत तक और अगले वर्ष के मध्य तक कंप्लीटली भारतीय वायुसेना को विदा बोल देंगे। लेकिन उसके बाद भी समस्याएं हमारी दूर नहीं होंगी, क्योंकि उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर हमारे पास शायद तब तक उचित संख्या में तेजस मार्क 1A उपलब्ध ही ना हो पाए। तो वहीं MRFA को लेकर के भी भारतीय वायुसेना अब स्पष्ट है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो भारतीय वायुसेना समझ चुकी है कि अमेरिकी इंजन जब तक बनने शुरू नहीं हो जाते, जब तक इनकी डिलीवरी रेज्यूम नहीं हो जाती, वो बड़े नंबर्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ऐसे में भारतीय वायुसेना का तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और रैम का प्रोग्राम जो है प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे में जो ट्विन इंजन MRFA है, अब भारतीय वायुसेना के लिए यह ज़रूरत बन चुकी है। और इसी पर बात करते हुए रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जहां पर भारतीय वायुसेना काफ़ी कोशिश कर रही है कि MRFA के लिए जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है, ये जल्द से जल्द प्राप्त की जाए। ये इस समय प्राथमिकता का विषय बना हुआ है, और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि राफेल M के फाइनलाइज होते ही जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये इशू कर दी जाएगी। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, और अब भारतीय वायुसेना खुद इस चीज़ को पुश कर रही है, क्योंकि उन्हें रियलिटी चेक मिल चुका है। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एक क्रूशल स्टेप होता है, जहां पर ज़रूरी फंड होते हैं प्रोग्राम के लिए, जो बजटरी अप्रूवल्स होते हैं ये प्रदान करने होते हैं, और क्लियरेंस के साथ ही जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इंटरेस्टेड ग्लोबल एविएशन जायंट्स को इशू कर दिया जाएगा, और इस प्रोग्राम को काफ़ी फास्ट ट्रैक करने का प्रयास किया जाएगा। इनिशियली जो RFI का जवाब मिला था वो 8 कंटेंडर्स से मिला था, और ये चीज़ें हुई थी 2019 में, और अब 2024 चल रहा है, लेकिन RFP नहीं आई है। इसमें प्रबल दावेदारों की बात करें तो राफेल F4 स्टैंडर्ड, इसके अलावा F-15EX और यूरोफाइटर टाइफून को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। और यहाँ पर एक खास चीज़ जो ऐड कर दी गई है, जो इस पूरे प्रोग्राम में एक दुविधा का विषय बनी हुई है, वो है मेक इन इंडिया। यहाँ पर कंपलसरी हो चुका है कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किए जाएंगे उनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, यानी कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एयरक्राफ्ट का निर्माण वो भारत में करें, अन्यथा उन्हें इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया जाएगा। फ्लाईवे कंडीशन में एयरक्राफ्ट खरीदने की कोई भी यहाँ पर जो कवायद है वो नहीं रखी गई है। ये तो थी बात भारतीय वायुसेना की और MRFA को लेकर के। तो यहाँ पर एक और नई रिपोर्ट सामने आई है, जो कि DRDO से आ रही है। DRDO ने हाल ही में एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलीज किया है, जहां पर सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में जो उत्तम ऐसा रेडार है, इसके इंटीग्रेशन, सपोर्ट और टेस्टिंग को लेकर के जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो इशू किया गया है। और आगे चल के DRDO इस प्रोग्राम को काफ़ी रफ्तार के साथ पूरा करेगा। माना जा रहा है कि यहाँ पर जो सिलेक्टेड कंपनी होगी उसे प्रोडक्शन एजेंसी के तौर पर नॉमिनेट किया जाएगा, और ये जो प्रोग्राम है ये आगे बढ़ेगा।
आपको बता दें कि 80 से ज़्यादा सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड का जो अपग्रेड है वो मिलने वाला है। और इसमें डीआरडीओ की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस चीज़ को स्पुतनिक ने भी कंफर्म कर दिया है, जो कि रशियन न्यूज़ एजेंसी है, कि ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। हर प्रकार का ज़रूरी सपोर्ट जो है ये भारत को प्रदान किया जाएगा। और आपको याद होगा अभी कल के ही रिपोर्ट में हमने आपसे कहा था कि जो सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम है ये काफ़ी मैसिव है, जहां पर जो अपग्रेड है ये तकरीबन हमें 130 से लेकर के 140 करोड़ रुपए पर एयरक्राफ्ट तक कॉस्ट कर सकता है। लेकिन इसमें सुखोई 30 MKI में यूज़ होने वाले जो इंडियन मेड कंपोनेंट है ये 78% तक जो परसेंटेज है इसको टच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक नया उत्तम एसा रडार देखने को मिलेगा, जो कि उत्तम एसा रडार का स्केल अप वेरिएंट होगा, जो उसकी सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। तो वहीं इसमें इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि इसकी पैसिव ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हांस करेगा और ये रशियन OLS सिस्टम को रिप्लेस करने वाला है। वहीं इसके कॉकपिट को पूरी तरीके से मॉडर्नाइज किया जाएगा। जो एनालॉग कॉकपिट सिस्टम है इसको पूरी तरीके से जो डिजिटल कॉकपिट है, ग्लास कॉकपिट है, इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इससे सुखोई 30 MKI के जो पायलट्स हैं इनकी अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस काफ़ी बढ़ जाएगी। हेलमेट माउंटेड साइट को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा इंजन इन्हांसमेंट हमें देखने को मिलेगी, वेपन इन्हांसमेंट हमें देखने को मिलेगा और नया सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जो है ये ऑलरेडी सुखोई 30 MKI में इनका इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है, जिससे इनकी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गई है। रिपोर्ट्स की बात माने तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है और इसमें जहाँ पर ज़रूरत पड़ रहा है वहाँ पर रशियन असिस्टेंस को भी लिया जाएगा। प्रोग्राम यहाँ पर ये है कि सुखोई 30 MKI को 78% तक मेड इन इंडिया कंपोनेंट से इक्विप किया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की जो डिपेंडेंसी है वो रशिया के ऊपर हमें कह सकते हैं अधिकतर ना दिखानी पड़े। अब सुखोई 30 MKI अलग अलग बैचेस में अपग्रेड किए जाएंगे, जहां पर टोटल जितने भी सुखोई 30 MKI ऑपरेशनल है इंडियन एयरफोर्स में सबको ये अपग्रेड मिलना है। तो ये चीज़ें काफ़ी रफ्तार के साथ बढ़ रही हैं आगे और हम आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम शीघ्र अतिशीघ्र पूरा हो, क्योंकि ये वो एयरक्राफ्ट हैं जो कि 2050 से ज़्यादा समय तक इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में रहेंगे। कॉकपिट को इसके कुछ इस प्रकार से मॉडर्नाइज किया जा रहा है, जहाँ पर इसमें वॉइस एक्टिवेटेड कमांड्स का ऑप्शन होगा, जो कि पायलट परफॉर्मेंस को काफ़ी इन्हांस करेंगे। वहीं इंजन में बहुत सारे मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि अभी हम स्पेयर्स की तलाश रशिया से कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों को हम भारत में स्वदेशी तौर पर पूरा कर पाएँ, इसका प्रयास भी यहाँ पर किया जाएगा। तो इस समय भारतीय वायुसेना फ्रंट फुट पे आकर खेल रही है और ये जो डिले का अभी तक खेल चल रहा था इसको बंद करने का प्रयास इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किया गया है। लेकिन सही मायने में इंडियन एयरफोर्स की स्टेटमेंट को गंभीरता के साथ हम तब मान पाएंगे जब भारतीय वायुसेना खुद आगे आकर के इस प्रोग्राम को लीड करे और जो अड़चने हैं उनको दूर करें, क्योंकि MRFA को डिले करने में कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। इसमें सिर्फ आप सरकार को दोष नहीं दे सकते। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।